हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोजागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है सलमान ने, जो कि बिलोंग करते हैं अंडमान निकोबार से। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उनके खुद के साथ हुआ। तो सलमान जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करते हैं। और ये जो रियल हॉरर इंसिडेंट है वो 2019 का है, रमजान के महीने का। आज भी जब सलमान उस रात को याद करता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये मई का महीना था और अंडमान में उस वक्त काफी गर्मी हो रही थी और उसी के साथ साथ रमजान चल रहे थे, इसलिए सलमान रोजा भी रखे हुए था। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद आमतौर पर लोग रात को घर पर आराम करते हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग ही हुआ। इफ्तार और तरावी की नमाज के बाद सलमान अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। रात का टाइम था, सड़कें बिल्कुल खाली थी और पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था। और ये पहली बार नहीं था, क्योंकि ये चारों दोस्त अक्सर रात में बाइक लेकर लंबी राइड पर निकल जाया करते थे। उस रात करीब 2 बजे ये चारों दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर घर से निकले। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रास्ते पर हंसी मजाक मस्ती और बेकार की बातें चल रही थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद वो सब शहर से थोड़ा दूर निकल चुके थे और अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस वक्त सिर्फ बाइक के इंजन की आवाज और कभी कभार झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सब उस टाइम कोरिया घाट नाम की एक जगह पर थे और ये जगह उनके घर से करीबन 40 किलोमीटर दूर थी। दिन के टाइम ये इलाका बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात में इसका माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऐसी खामोशी कि आपको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे जाए। सलमान बाइक के पीछे बैठा हुआ था और रास्ते को देखता जा रहा था। तभी उसे एकदम से टॉयलेट लगता है। उसने अपने दोस्त को बाइक रोकने का कहा कि यार रुक यार, बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। दोनों बाइक सड़क के किनारे रुक गई। बाकी तीनों दोस्त वहीं खड़े होकर सलमान का इंतजार करने लगे और आपस में बातें करने लगे। सलमान सड़क से थोड़ा सा हटकर आगे अंधेरे की तरफ चला गया। अब जहां खड़ा होके सलमान टॉयलेट कर रहा था, वो जगह बाकी रास्ते के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही थी। वो टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। वो मई का महीना था और उस टाइम मौसम अक्सर गर्म ही रहता था, उमस भरा। ऐसे मौसम में इतनी ठंडी हवा का महसूस होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ सेकंड के लिए सलमान बिल्कुल चढ़ हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और टॉयलेट करते करते एकदम से रुक गया। लेकिन सबसे अजीब बात जो सलमान को फील हो रही थी कि आसपास के पेड़ बिल्कुल स्टिल थे। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो ठंडी हवा सिर्फ उसी के पास आई और फिर वो अचानक से टच करके गायब हो गई। सलमान ने धीरे धीरे अपने आसपास नजर दौड़ाई। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस अंधेरे में भी सलमान को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अंधेरे में खड़ा होकर कोई उसे देख रहा हो, लेकिन देखने पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आसिफ ने फिर एक बार पेड़ों की तरफ देखा। घने अंधेरे के बीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है यहां से निकल जाना चाहिए। बिना समय बर्बाद किए वो वापस से अपने दोस्तों के पास लौट आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सलमान ने अपने दोस्तों से कहा कि भाई जल्दी चलो यहाँ से। जब उसने ये बात काफी जल्दबाजी में कही तो उसका एक दोस्त हंसते हुए बोला, अबे क्या हुआ, भूत दिख गया क्या? लेकिन सलमान बिल्कुल चुप था। उसने एक बार फिर घूमकर उस अंधेरी जगह की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, पता नहीं यार, लेकिन यहां पर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस बार उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी थोड़ा सीरियस हो गए और सभी के सभी तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल पड़े। वहां से निकलने के बाद भी सलमान की बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। कोरिया घाट का वो इलाका वैसे भी बहुत ही अलग था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था
और कई किलोमीटर दूर तक ना कोई घर था, ना कोई दुकान, ना कोई इंसान और आज तो उन्हें कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे बढ़ते वक्त रास्ते में उस सड़क पर एक मोड़ आया और जैसे ही बाइक उस मोड़ के करीब पहुंची, सलमान की नजर अचानक सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ की तरफ गई। ठीक से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन सलमान को लगा कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। पहले उसने सोचा कि शायद पेड़ का तना होगा या आंखों का धोखा, लेकिन अगले ही सेकंड जब बाइक थोड़ा और करीब पहुंची तो उसने ठीक से देखा तो वहां एक इंसान जैसा खड़ा था। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। वो जो भी था वो लगभग 8 फीट के आसपास लंबा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में किसी तलवार जैसी एक लंबी चमकदार चीज थी। सलमान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जम सा गया। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या फिर नहीं। लेकिन फिर वो इतना डर गया कि वो जोर जोर से चलने लगा, भाई गाड़ी भगा, भाई गाड़ी भगा, जल्दी भगा, जल्दी भगा। सलमान की इतनी तेज आवाज सुनकर जिसका दोस्त बाइक चला था वो भी घबरा गया और उसने बिना कुछ सोचे एकदम से एक्सीलेटर घुमा दिया। और जैसे उसने एकदम से एक्सीलरेट किया, बाइक का बैलेंस कुछ सेकंड्स के लिए बिगड़ गया और ऐसा लगा कि बाइक बस गिर ही जाएगी। लेकिन किसी तरह से उसके दोस्त ने बाइक को संभाल लिया और अब दोनों बाइक्स तेजी से सड़क के ऊपर दौड़ रही थी। और उस जगह से करीबन 200-300 मीटर आगे आने के बाद सलमान ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। जब उसने पहली बार उस चीज को देखा था तो वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन अब जब उसने वापस घूमकर देखा तो वो उनसे करीबन 50-60 मीटर दूर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में वो तलवार अभी भी चमक रही थी। इसका मतलब ये था कि सलमान ने जो देखा वो उसकी आंखों का धोखा नहीं, वहां पर सही में कोई था। चांद की हल्की रोशनी में वो काली आकृति साफ दिखाई दे रही थी, करीबन 8 फीट के आसपास लंबी। वो बस वहां सड़क के बीच में खड़ी थी और मानो उन्हीं की तरफ देख रही थी। उसे देखते ही सलमान का गला सूख गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और वो बार बार अपने दोस्त को एक ही बात कर रहा था, भाई बाइक तेज चला, तेज चला। वो बोला भाई कितनी तेज चलाऊं, हो क्या गया है। लेकिन सलमान की आवाज में जो डर था वो उन लोगों को साफ महसूस हो रहा था और बस वो भी उसकी बात सुनकर बाइक को भगाया जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद सलमान को फिर से एक अजीब एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे बहुत तेज दौड़ रहा हो, जैसे कोई जंगल से निकलकर सड़क पर उनकी तरफ भाग रहा हो। और अब पीछे देखने की हिम्मत सलमान में नहीं थी, लेकिन उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि कुछ तो उनके पीछे है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। सलमान का ये बिहेवियर देखकर उसके दोस्त भी डरने लगे थे और उसने एक ने आवाज लगी, अबे आखिर हुआ क्या है, बता तो सही। लेकिन सलमान के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, अभी कुछ मत पूछो, बस गाड़ी भगाओ, बाद में सब कुछ बताऊंगा। उस समय सलमान को बचपन से सीखी हुई एक बात याद आई। उसने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। कांपती हुई आवाज में वो लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और करीब आधे घंटे बाद वो लोग सीधा एक मस्जिद पर पहुंच गए। तब तक सहरी का टाइम भी होने वाला था और मस्जिद की रोशनी देखकर सलमान को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे ऐसा फील हो रहा था कि अब वो किसी सेफ जगह पर पहुंच गया है। बाइक खड़ी करके चारों अंदर गए और वहां बैठकर उन्होंने सहरी की। लेकिन सलमान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसका मन खाने में नहीं लग रहा था और उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके शरीर में अचानक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और कुछ ही देर में सलमान को तेज बुखार चढ़ गया। इतने जल्दी बुखार आना उसके और उसके दोस्तों के लिए भी हैरानी की बात थी। सलमान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर की सारी ताकत ही निकल गई है। उसके दोस्त भी अब उसकी हालत को देखकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने फिर पूछा, अब तो बता आखिर हुआ क्या था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सलमान ने गहरी सांस ली और उन्हें पूरी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने पेड़ के नीचे किसी को खड़े हुए देखा जो लगभग 8 फीट का लंबा था। उसके हाथ में तलवार जैसा कुछ था और फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि बाइक के पीछे पीछे कोई भाग रहा है। पूरी बात बताते हुए वो डर से कांप रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। अगर कोई बाइक के पीछे भाग रहा होता तो उन तीनों को भी तो इस चीज का एहसास होता। इसलिए उन्हें सलमान की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उनमें से एक दोस्त ने कहा, भाई अंधेरा था, शायद तुझे भ्रम हुआ होगा।
दूसरा बोला डर की वजह से तुझे ऐसा लगा होगा। और तीसरा दोस्त बोला भाई तूने रोजा रखा हुआ है, तू थक गया होगा, इसलिए तुझे ऐसा लगा है। लेकिन सलमान जानता था कि उसने जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। मस्जिद से वापस आने के बाद सलमान को उसके घर छोड़ा गया। उस वक्त भी वो डरा हुआ लग रहा था और उसको तेज बुखार था। सिर भारी था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा कि कुछ घंटे आराम कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसे काम पर भी जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके अंदर अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स, कोई अदृश्य ताकत उसे घर से बाहर जाने से रोक रही थी। जैसे वो दरवाजे के पास जाता उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती और बाहर निकलने का मन नहीं करता। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और वो फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता। घर वालों को लग रहा था कि शायद बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो कोरिया घाट से उस रात के बाद सलमान के साथ घर तक आ गया। पूरे दिन तो सलमान किसी तरह अपने कमरे में पड़ा रहा, लेकिन रात होते ही उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। जब भी वो आंख बंद करता उसे वो 8 फीट की आकृति याद आने लगती। वही पेड़, वही अंधेरा और वही तलवार जैसी चमकती हुई चीज। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। अब उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि उसके कमरे के बाहर कोई नंगे पैर बरामदे में घूम रहा हो। जब वो उठकर बाहर आकर वहां देखता तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता था। वो रात तो उसकी जैसे तैसे गुजरी, लेकिन फिर उसके अगली रात को सलमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर बहुत धीरे से कुछ फुसफुसाया हो। वो डरकर उठ बैठा, कमरे की लाइट जलाई, लेकिन पूरा का पूरा कमरा खाली पड़ा था। 2-3 दिन तक यही चलता रहा। उसे बार-बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके आस-पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। वो नींद से अचानक जाग जाता था और सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी वो खिड़की के बाहर देखता, उसे ऐसा लगता कि कोई काली परछाई दूर खड़ी होकर उसे देख रही है। और जैसे वो खिड़की के पास जाकर ध्यान से देखने की कोशिश करता, वहां कोई नहीं होता था। लगातार 3 रातों तक वो ठीक से सो नहीं पाया। वो बस जागता रहता था और उस रात जो हुआ था वो सब उसके दिमाग में चलता रहता था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और फिर अगली रात करीब 4 बजे जब फजर की अजान होने वाली थी, सलमान को अचानक नींद आ गई। वो सो गया और सोकर जब वो उठा तो उसे ये लगा था कि वो कुछ घंटों के लिए सोया है। लेकिन जब वो उठा तो देखा कि घर के सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसका बड़ा भाई उसके पास आया और बोला, तुझे पता है तू कितने टाइम से सो रहा था? सलमान ने कहा, सुबह हुई ना, अभी तो उठा हूं, कुछ घंटे के लिए सोया था। उसका भाई कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर बोला, सुबह नहीं, 2 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर सलमान का चेहरा सफेद हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो 2 दिन से सो रहा है। उसे लगा, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए सोया था। लेकिन उसके घर वालों के मुताबिक वो लगभग 2 दिनों से सो रहा था। बीच बीच में उसे जगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। और इस दिन के बाद चीजें और अजीब और डरावनी होने लगी। सलमान का घर समुंदर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। पहले कभी भी वो समुंदर के बारे में नहीं सोचता था। जिनका घर समुंदर के आसपास होता उनके लिए समुंदर बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन अब हर रात उसके मन में एक अजीब ख्याल आने लगा। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे समुंदर उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में गूंज रही हो कि समुंदर के पास आओ, तुम्हें यहां आना होगा। पहले सलमान को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास इतना मजबूत होने लगा कि वो डरने लगा। कई बार रात को उसका मन अचानक घर से बाहर सीधे समुंदर की तरफ निकलने को करता, बिना किसी वजह के। ऐसे वक्त में बस वो तुरंत आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता और कुछ देर के बाद वो बेचैनी कम हो जाती। उसे लगता कि ये दुआ उसे बचा रही है, लेकिन उसकी ये राहत भी
ज्यादा दिनों तक नहीं रही। और फिर एक रात घर में अचानक ऐसा हंगामा हुआ जिसे आज भी उसका पूरा परिवार भूल नहीं पाया है। सलमान उस दिन पूरे दिन नॉर्मल था, लेकिन रात होते होते उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी और वो बार बार एक ही डायरेक्शन में घूर रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो। लेकिन घर में बाकी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर वालों ने सोचा कि शायद बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। एकदम से सलमान जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुनकर घर वाले घबरा गए। फिर बिना किसी वजह से वो रसोई की तरफ गया और वहां से बर्तन उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगा। स्टील की प्लेटें, कटोरियां, ग्लास और उनकी जमीन पर गिरने से जोर जोर से आवाज होने लगी और पूरा घर बर्तनों की आवाजों से गूंज उठा। उसकी माँ और भाई उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमान के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी जिससे वो उन्हें धक्का दे रहा था। ऐसा लग रहा था ऐसे उसके अंदर कई लोगों की जितनी ताकत आ गई है। घर में मौजूद जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब रोने लगे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे तैसे करके सलमान को उसके कमरे में बंद किया गया और उधर सलमान भी कभी बैठे बैठे एकदम से रोने लगता, कभी हंसने लगता, कभी किसी को घूरने लगता और कभी अचानक गुस्से में चीजें फेंकने लगता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को डरा दिया। अपने बंद कमरे में सलमान जमीन पर बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर खड़े होकर सब उसको देख रहे थे। बैठे बैठे उसने अपना सिर यूं झुका रखा था और अब सब कुछ शांत था। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और घर वाले खड़े होकर सलमान को देख रहे थे और अपनी गर्दन को नीचे लटकाए हुए ही वो कुछ बोला। और जिस आवाज में वो बोला, वो आवाज सलमान की नहीं थी, वो एक भारी आवाज थी। उसने कहा, ये अब सिर्फ 2 दिन का मेहमान है और 2 दिन बाद मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सलमान की मां रोने लगी और बाकी सब लोग भी घबरा गए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या और आखिर किया क्या जाए। सलमान भी उस टाइम पर खुद के कंट्रोल में नहीं था और बाद में जब उसे होश आया सुबह, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो रात जैसे तैसे कट गई और अगली सुबह परिवार ने फैसला किया कि अब इंतजार करना सही नहीं है। घर वालों को पूरी बात तो नहीं पता थी, तो उन्होंने सलमान के दोस्तों से पूछताछ की और जो सलमान ने उनको बताया था वो सारी बात उन्होंने उनके घर वालों को बता दी। सब कुछ जानने के बाद उसके घर वाले तुरंत सलमान को लेकर एक मौलवी के पास गए। मौलवी साहब ने सबसे पहले परिवार वालों से पूरी घटना सुनी। कोरिया घाट में जो जो हुआ था, वो जंगल के बीच का वो पेड़, वो ठंडी हवा, 8 फीट की वो लंबी आकृति, लगातार बुखार और जो कुछ घर में हंगामा हुआ, सब कुछ। सलमान भी बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने चैन की नींद ना ली हो। सब जानने के बाद मौलवी साहब ने सलमान को सामने बिठाकर कुछ आयतें पढ़ना शुरू की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ मिनट के बाद सलमान बेचैन होने लगा। वो अपनी जगह पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। कभी सिर झुकाता, कभी आंखें बंद कर लेता, कभी अचानक गुस्से में दिखाई देता और कभी उठकर भागने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ताकत ने उसे वहां पर रोका हुआ है। मौलवी साहब लगातार आयतें पढ़ते जा रहे थे और फिर सलमान का बिहेवियर अचानक बदल गया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं लग रही थी। मौलवी साहब ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद आसिफ ने वापस से बोलना शुरू किया, उसी भारी आवाज में। मौलवी साहब ने पूछा, तो इसे क्यों परेशान कर रहा है? उधर से जवाब आया, ये मेरी जगह आया था। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, कौन सी जगह? तो उसने बताया, वो पेड़ जहां पर इसने पेशाब किया, वो मेरी जगह थी। अब सबको समझ में आ गया कि आसिफ ने जंगल वाले इलाके में सड़क किनारे जहां रुककर पेशाब किया था, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। मौलवी साहब ने आगे कहा, तो इसे छोड़ दे और अपनी जगह पर लौट जा। ये सुनते ही सलमान के अंदर जो था वो गुस्सा हो गया और वो बार बार उठने की कोशिश करने लगा। मौलवी साहब के यहाँ पे जो लोग थे, उन 5-7 लोगों ने उसको पकड़कर उसे बिठा रखा था। वो बार बार वहां से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर खड़े हुए थे। ये सब काफी वक्त तक चलता रहा। मौलवी साहब लगातार आयतल कुर्सी, सूरह फलक
और भी कई दूसरी दुआएं पढ़ रहे थे। सलमान कभी शांत हो जाता, कभी बेचैन हो जाता और कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश होने वाला है। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी हालत एकदम से बदल जाती। वहां जितने भी लोग बैठे थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। और फिर करीबन 4 से 5 घंटे बाद सब कुछ शांत हुआ। तब मौलवी साहब ने परिवार वालों से बात की और उन्होंने बताया कि सलमान को एक जिन परेशान कर रहा था, क्योंकि सलमान ने उसके इलाके में पेशाब किया था जो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट जैसा था। मौलवी साहब ने उस जिन्न को समझाने की बहुत कोशिश की कि इंसान से गलती हो जाती है और उससे माफी मांगी उस लड़के की तरफ से। तब कहीं जाकर वो जिन तैयार हुआ। अब उस जिन को 30 किलो बकरे का गोश्त और मुर्गे का सर चाहिए। तब जाकर उसने सलमान को छोड़ने को माना है। उसके बाद यही किया गया। सलमान के हाथों से वो गोश्त और वो जो मुर्गे हैं उनके सिर वहीं उस जगह पर छुड़वाए गए। सलमान को वहां नहीं भेजा गया, उसके फादर ने ये काम किया। उस पेड़ को उसके दोस्तों के साथ जाकर वो वहां पर रख कर आए और उसके बाद मौलवी साहब ने घर वालों को ये कहा कि कुछ दिनों तक आप इसको ध्यान रखें, कुछ खास दुआएं उसको पढ़ने को कही। इस इंसिडेंट के कई दिनों तक सलमान जो था वो बहुत कमजोर रहा। फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ, नॉर्मल होने लगा। उसकी रात को होने वाली बेचैनी भी कम हो गई और अब इस घटना को करीबन 6 से 7 साल बीत गए हैं और सलमान बिल्कुल ठीक है। मौलवी साहब के इलाज करने के बाद कभी दोबारा सलमान को ना तो वो शेप दिखाई दी, ना ही वो जो समुद्र तरफ जाने की इच्छा थी वो कभी दोबारा आई। ये सब कुछ सलमान के खुद के साथ हुआ और उनका यही कहना है कि जिन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं कि कहीं भी आप सुनसान इलाके में जा रहे हैं, आपको टॉयलेट करना है, तो किसी पेड़ के ऊपर टॉयलेट ना करें, ना ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर टॉयलेट करें। और अगर आप किसी सुनसान जगह पर टॉयलेट कर भी रहे हैं तो कहा जाता है कि दकियानूसी बातें हैं, टोटके हैं, पर आपके करने में क्या जाता है। 3 बार ताली बजा दें या मन ही मन में कह दें कि अगर यहाँ पर कोई है तो यहाँ से हट जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन है, मेरे पास वो शक्ति नहीं कि मैं आपको देख पाऊँ। मेरा पर्पस आपको नुकसान पहुँचाना या आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। मन में इतना सा बोलकर आप टॉयलेट करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है अनजान जगहों पर आपको नहीं पता कि कोई एंटिटी, कोई एनर्जी वहाँ रहती हो। और आप समझ सकते हैं किसी के ऊपर टॉयलेट करना उसका कितना बड़ा अपमान है। और अगर वो एक खतरनाक एंटिटी हुई जैसे यहाँ थी तो वो आपका जीना हराम कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? मुझे तो लगता है ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ऐसे कई एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं और आपके साथ शेयर भी किए हैं। अपने व्यूज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।